Today, my ask is for 15% for 30 million PKR. अस्सलाम वालेकुम देसी फाउंडर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शार्क टैंक एपिसोड 5 में किस तरह से एक फाउंडर ने 3 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की और जितनी भी 5 पिचेस थी उनसे हम एज अ फाउंडर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और जब इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो किन चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सबसे पहला स्टार्टअप बिग स्पॉट था जो कि क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। सबसे पहले आपको क्लाउड किचन समझा दूं क्या होता है। जब फॉर एग्जांपल आपने बेकरी खोलनी होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एक शॉप लेते हैं रेंट पे, लोग हायर करते हैं और फिर उसके बाद बेकरी का इनॉग्रेशन करते हैं और सेल्स करते हैं। लेकिन क्लाउड किचन का मतलब ये है कि आप कोई फिजिकल लोकेशन नहीं लेते, अपने घर से ही सारी चीजें बनाते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक या फूड पांडा और इस तरह की जो एप्स हैं उसके थ्रू जो है वो अपनी चीजें सेल करते हैं। तो इसको क्लाउड किचन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसकी इनिशियल कॉस्ट बिल्कुल कम होती है। वजह ये होती है आप घर से काम कर रहे हैं तो मोस्टली सारी चीजें आपके पास होती हैं, रेंट आपको ज्यादा देना नहीं पड़ता, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप जो है वो ग्रो कर लें अपने बिजनेस को। इस स्टार्टअप की आज से 20 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी, इसका मतलब 2 करोड़ की वैल्यूएशन की थी इन्होंने अपने स्टार्टअप की। इनका जो रेवेन्यू था अब तक का वो तकरीबन 30 लाख रुपए था, उसमें से 1.2 मिलियन जो है इनका प्रॉफिट था। दोनों जो फाउंडर थे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, 2 लड़कियां थी, बहुत अमेजिंग काम कर रही थी। इस पर्टिकुलर स्टार्टअप से जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि कोई भी चीज आपने स्टार्ट करनी है ना तो आप जल्दी स्टार्ट कर लें जो आपके पास रिसोर्सेज है। तो इन्हें अगर बेकरी का सिस्टम स्टार्ट करना था तो इन्होंने घर से ही क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट कर दिया और आप ग्रो हो रहे हैं। इसी वजह से इन्हें फंडिंग मिली। इन्होंने 20 लाख रुपए मांगे थे, शार्क्स ने इन्हें 30 लाख रुपए दिए फॉर 15% इक्विटी। इसका मतलब इनकी जो वैल्यूएशन थी 2 करोड़ रुपए वो वहीं रही। शार्क्स ने इन्हें ज्यादा पैसे इसलिए दिए क्योंकि इनको जो है ग्रो करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, अपनी टीम बनाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। तो शार्क्स हमेशा ये चाहते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इतना अमाउंट जरूर मिले फाउंडर को ताकि वो ग्रो करे और उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि जितने ज्यादा सक्सेस के चांसेस उनके बढ़ेंगे उतना ज्यादा जो है वो शार्क्स को फायदा होगा। दूसरा जो स्टार्टअप था वो था इलेक्सिस बाइक, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इनकी डिमांड थी 2 करोड़ रुपए, इनको फंडिंग नहीं मिली। उसका रीजन ये था कि इनकी जो प्राइसिंग थी, इनकी एक बाइक थी 3 लाख रुपए की, जबकि इनके जो कंपेटिटर हैं वो सेम तरह की बाइक जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए में ऑनलाइन ऑलरेडी बेच रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि इनके जो कंपेटिटर हैं वो हेविली फंडेड स्टार्टअप्स हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल जोल्टा है, इजी बाइक है, तो ये इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से सीखने वाली चीज क्या है कि अगर वैसे हम बात करें ना तो इलेक्ट्रिक बाइक की बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि लोग जो ईवी की तरफ आ रहे हैं, कार्स की तरफ आ रहे हैं, तो इस वजह से इसकी मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जरूर ये देखें, खासतौर पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है तो आप ये देखें कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं और क्या वो हेविली फंडेड है या नहीं। अगर वो हेविली फंडेड है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट रेज करने की। वजह ये कि वो आपके कंपटीशन में होते हैं तो आप उनसे ग्रो नहीं हो सकते अनटिल आप उनसे ज्यादा फंडिंग रेज करें। और दूसरा बड़ा रीजन ये था कि जो इनके कंपेटिटर है उनकी प्राइसिंग इनसे कम थी, तो इनके पास पैसे भी कम, इनकी प्राइसिंग भी उनसे ज्यादा, तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये अपने कंपेटिटर को पीछे छोड़ सके। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीज होती है तो इन्वेस्टर का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिस जगह इन्वेस्टर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है वहां पे इन्वेस्टर जो है वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। तीसरा जो स्टार्टअप था वो था मोटो इन्वेस्ट। मोटो इन्वेस्ट पाकिस्तान का पहला एयर बैग है फॉर द सेफ्टी ऑफ बाइकर्स। आपने सुना होगा जब आप कार चलाते हैं तो उसमें सेफ्टी फीचर होता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं ताकि इंजरीज ना हो सके। लेकिन बाइक्स में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो उस हिसाब से इन्होंने एक एयर बैग ऐसा बनाया है कि आप बाइक चलाते हो तो उसे पहन लें और खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो वो खुद ही जो है वो एयर बैग ओपन हो जाएगा, जिससे आपकी इंजरीज कम से कम होंगी। तो इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको 100 मार्क्स देता हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें ही हमें चाहिए पाकिस्तान में कि फाउंडर इस तरह की इनोवेटिव आइडियाज लेके आए और ग्रो हो सके। लेकिन जब भी आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं ना एज अ फाउंडर तो उसमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से इनको जो फंडिंग मिली उसकी वैल्यूएशन कम हुई क्योंकि इन्होंने मांगे थे 3 करोड़ रुपए फॉर 15% इक्विटी, इसका मतलब 20 करोड़ की वैल्यूएशन की। लेकिन इन्हें जो फंडिंग मिली वो 3 करोड़ रुपए जो मांगे थे वो तो मिली, लेकिन इन्हें 40% अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी। इसका मतलब यह कि इनकी वैल्यूएशन तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए हुई। अब क्यों इनको इतनी ज्यादा डाइल्यूट करनी पड़ी उसको समझ लें। जब भी आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है ना तो वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनोवेशन आए ताकि हम ज्यादा ज्यादा ग्रो हो सके, लेकिन उसमें ये होता है कि यार ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। अच्छा, आप पाकिस्तानी मार्केट में देखें, जब आप बाइक पे जा रहे
होते हैं तो वहां पे कितने लोग हेलमेट पहन रहे होते हैं, जबकि हेलमेट की प्राइस भी कम है। इनकी जो प्राइस है एक जैकेट की वो 12,000 रुपए, हेलमेट इतना महंगा नहीं होता, लेकिन लोग हेलमेट भी नहीं पहनते, अपनी सेफ्टी का ख्याल ही नहीं रखते। तो इस चीज के बहुत कम चांसेस है लोग इनकी जो है जैकेट बाय करें। लेकिन इन्होंने एक थोड़ा सा इनोवेटिव काम किया था, ये B2B पे काम कर रहे थे कि बाइक के साथ कर रहे हैं, फूड पांडा के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उसमें इनके पास ऑर्डर्स मौजूद थे। तो उस वजह से शास को लगा कि यार यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आप B2C की बात करें ना तो उसमें पोटेंशियल कम है। वजह यह है कि लोग हेलमेट ही नहीं पहनते, तो भाई ये पूरी की पूरी जो है वो ईयर बैग कैसे पहनेंगे। इसी वजह से इन्वेस्टर ने बोला कि हाँ ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है इसमें इनोवेशन भी है, तो आपने जो मांगे पैसे हम वो देंगे, लेकिन हम इक्विटी ज्यादा लेंगे। इक्विटी ज्यादा लेने का रीजन ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, और जब हम इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हमारा जो है शेयर भी ज्यादा होना चाहिए। चौथा स्टार्टअप था ट्रूली कोमल कॉस्मेटिक। ये एक ब्यूटी ब्रांड था, जिस तरह से पाकिस्तान में आपको पता है लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, तो जितना भी ब्यूटी ब्रांड होगा वो ग्रो ही होगा अगर आप उसकी अच्छी ब्रांडिंग कर लें और उसकी क्वालिटी अच्छी कर लें। इसी वजह से इस ब्रांड का जो रेवेन्यू है इस साल का वो 14 करोड़ रुपए था। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब 14 करोड़ का रेवेन्यू शार्क सुनते हैं तो उनको तो जो है आंखों में चमक आ जाती है, उन्हें होता है कि यार इसमें इन्वेस्ट करना है। इस पर्टिकुलर स्टार्टअप की डिमांड थी 3.5 CR फॉर 5% इक्विटी। इसका मतलब ये कि 70 करोड़ की वैल्यूएशन कर रहे थे ये। इन्हें दो ऑफर हुई, फिर भी एक 3.5 करोड़ रुपए 15% की इक्विटी फॉर 15% रॉयल्टी, दूसरी जो इन्हें ऑफर हुई वो हुई 3.5 करोड़ रुपए फॉर 30% इक्विटी। इन्होंने दोनों ही ऑफर को ठुकरा दिया, और मुझे ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टार्टअप था वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए आया था शार्क टैंक पे, इन्हें फंडिंग रेज नहीं करनी थी। उसका रीजन ये है कि पहली ये चीज कि ऑलरेडी स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा ग्रो हो गया था, तो प्रॉफिटेबल है, दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज, तो इनकी जो को फाउंडर है कोमल रिजवी, वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में उनके फॉलोवर हैं। तो जिनके इतना ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं ना, तो ऑलरेडी उनका मार्केटिंग में इतना ज्यादा स्पेंड नहीं हो रहा होता, तो उनका जो ब्रांड है वो ग्रो हो रहा होता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रैक कर चुके थे, ऑनलाइन भी कि किस तरह से एक्सपोर्ट करना है चीजों को, और ई कॉमर्स पे भी किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट थी। ये सिर्फ आए इस वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ब्रांडिंग के लिए आए थे, और इसमें कोई हर्ष नहीं है। अगर आपका भी बड़ा स्टार्टअप है, अच्छे खासे आप पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तब भी आप शार्क टैंक पे आए। ज्यादा वैल्यूएशन बोल रहे हैं, उससे फायदा आपको ये होगा कि अगर फंडिंग मिल गई ज्यादा वैल्यूएशन में तो मजे ही मजे, लेकिन अगर फंडिंग नहीं भी मिली तो आपको मार्केटिंग का बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर मिल जाएगा। फिफ्थ जो स्टार्टअप था वो था पोर्टर पाकिस्तान, जो कि एक टूर प्लानिंग प्लेटफॉर्म था। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं सोच रहा था अपनी वाइफ के साथ जो है कहीं घूमने जाऊं, तो वहां पे एक टूर ऑपरेटर है मेरा बहुत पुराना, उसको मैंने कॉल की, उसको बताया, इतना टाइम लगाना पड़ा। लेकिन ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे बैठे, आप अपना बताएंगे कहाँ से आपने जाना है, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, वो लिखें, आपको किस तरह के होटल चाहिए, किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो आपको एक पूरा प्लान बना के ऑनलाइन दे देगा। उसमें पैकेज भी आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह के पैकेज हैं, ताकि आपको जो है वो जो इनिशियल वो होती है ना कि किस तरह से हमने प्लानिंग करनी है, वो सारी की सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो इस वजह से देखिए, अगर तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, टूरिस्ट इंडस्ट्री तकरीबन $3 बिलियन की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा स्टार्टअप था, और इनका रेवेन्यू भी 4.8 करोड़ था, तो बहुत अमेजिंग था। इनकी आज थी 1 CR फॉर 10% इक्विटी। इसका मतलब यह है कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें जो फंडिंग मिली वो 1 CR रुपीज तो मिली जो इन्होंने मांगी थी, लेकिन 25% इक्विटी इन्हें डाइल्यूट करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि जो इन्होंने वैल्यूएशन की थी 10 करोड़ रुपए वो नहीं मिली, बल्कि 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्हें 1 करोड़ रुपए मिला। अब लोग बोलेंगे कि यार 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांगने आया था, 4 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके चले गया, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पिच को देखें ना, तो इसमें नेगोशिएशन स्किल फाउंडर के बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। वैल्यूएशन कम क्यों हुई, अगेन याद रखें कि देखिए वैल्यूएशन कम होने का जो रीजन होता है ना, वो ये होता है कि जहां पे इन्वेस्टर का रिस्क हाई होगा वहां हमेशा वैल्यूएशन कम होगी। अब इस केस में देख लें कि किस तरह से इन्वेस्टर का रिस्क हाई है। वैसे हम देखें तो टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन आप देखें तो कंपेटिटर भी बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान के अंदर। सस्ता टिकट है, वो इस तरह की चीजें प्लेटफॉर्म करता है, bookme.com है, इस तरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी हैविली फंडेड है और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टार्टअप ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग था, तो वहां पे शार्क्स को कुछ ना कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा था, लेकिन उस पोटेंशियल के साथ साथ ये रिस्क भी था कि भाई ये जो कंपेटिटर है वो इसको दबा ना दे, इसके फीचर जो है वो अपने पास अगर इंक्लूड कर लें, इसका जो रेवेन्यू है वो गिर सकता है। इसी वजह से शार्क का जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है। और दूसरी एक और चीज थी कि यहाँ पे से फंडिंग मिलने का रीजन ये था कि यहाँ पे जो शार्क्स है उनका खुद अपना इंटरेस्ट था कि यार टूरिस्ट इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए, तो इन्हें फंडिंग मिल गई। लेकिन इस पेज को जरूर देखें, इसमें नेगोशिएशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि शार्क तो बोले थे भाई 25% इक्विटी और उसके साथ रॉयल्टी भी दो। फाउंडर ने बोला भाई क्या हो गया, तुम्हें 25% इक्विटी भी दे दूं और जो है रॉयल्टी भी दूं, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा, सब तुम ले लो। और शार्क से रिक्वेस्ट है कि भाई शार्क तुम्हारा नाम रखा गया, तुम एक्चुअल शार्क नहीं है, बच्चों को खाने बैठे हुए हो क्या। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हिंट मिले कि यार ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नबील भाई बना रहे हैं ना, इसको पूरे पाकिस्तान में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।